हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज ही सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं और आज ही सेशन में हम लोग सेट नंबर 7 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 6 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया का जो बुक वॉल्यूम 1 है प्रैक्टिस बुक, उसके भी 7 सेट को मैंने कवर करा दिया है। वैसे पहले भी मैंने वॉल्यूम 1 को कवर करा रखा है, तो जिन्होंने वॉल्यूम 1 को नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा 2023 1275 पदों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज ही सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसके सेट नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम 1 के भी 7 नंबर सेट तक ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया था। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए, पहले भी वॉल्यूम 1 को मैंने कवर करा रखा है, तो अगर आपने वॉल्यूम 1 को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर लगाइए उस सेट को। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए जूम कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िएगा फ्रेंड्स। देखिए, पहला प्रश्न है कि जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैमिनीय उपनिषद और एक छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य, तो ये छांदोग्य पूछा जाता है तो याद रखेंगे ये सामवेद का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है। गौतमी बलश्री का संबंध जो है यह किस अभिलेख से है, तो फ्रेंड्स ये नासिक अभिलेख से है। अच्छा, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है, तो यशोवर्मन से है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, तो कलिंग नरेश खारवेल का है। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो फ्रेंड्स यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अच्छा, हड़प्पा पूछा जाता है किस नदी के तट पर है, तो याद रखेंगे हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। ठीक है ना, और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में हल को जो है किस नाम से जाना जाता था, तो हल को सीरा के नाम से जाना जाता था। हल को सीरा के नाम से और हल रेखा को सीता के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल में जो है निष्क और शतमान, यहाँ मैं लिखता हूँ उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान, ये दोनों जो थे ये क्या थे, तो दोनों ये मुद्रा की इकाई थे। ठीक है ना, निष्क और शतमान अगर पूछेगा उत्तर वैदिक काल में तो ये मुद्रा की इकाई थे। ठीक है ना, और सीरा जो था ये उत्तर वैदिक काल में हल को जाना जाता था, और सीता जो होता था ये हल रेखा को सीता कहा जाता था। लूसेंट में स्पष्ट दिया गया है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। न्याय का घंटा किसने लगवाया था, तो फ्रेंड्स आपको भली भांति पता है कि यह दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इल्तुतमिश, इसी ने लगवाया था। ठीक है ना, इल्तुतमिश जो था इसने राजधानी को लाहौर से लेकर के दिल्ली आया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसने किया था। तुर्क ए चहलगानी का गठन किया था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन थे। अच्छा, कल मैंने 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसको मैंने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बता दिया था, लेकिन ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। ठीक है ना, तो बोलने के क्रम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, आप पढ़ते हैं आपको भी पता है। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा अगर एरर होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अशोक मेहता। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, अशोक मेहता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था। अच्छा, 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये बनारस में हुआ था। ठीक है ना, आज का वाराणसी उस समय का बनारस हुआ करता था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इस अधिवेशन में बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत, प्रश्न में ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर पूर्ण बहुमत पूछा है। तो पूर्ण बहुमत जो है ये 5 प्रांत में हुआ था। 5 प्रांत में कौन कौन से प्रांत हैं, तो एक आपका उंगली पर काउंट करिए। 5 प्रांत में मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और बरार। मध्य प्रांत और बरार एक ही है, बिहार मद्रास 3 हो गया, चौथा संयुक्त प्रांत और 5वां उड़ीसा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। तो देखिए पेशवा के साथ बेसिन की संधि ये हुआ था कब, तो ये 1802 में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय था उस समय, उसी के साथ हुआ था। ठीक है ना, ये वेलेस्ली के समय में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी 1800 ईस्वी में वेलेस्ली के समय में ही हुआ था। तो ये भी हुआ था वेलेस्ली के समय में, और पूछा गया है कि वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। तो चूंकि ये दोनों हुए थे, अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सहायक संधि की नीति को अपनाया था। बिल्कुल सहायक संधि की नीति को इसने अपनाया था, और सहायक संधि को अपनाने वाले जो प्रथम थे वो हैदराबाद के निज़ाम थे। तो ये भी हुआ था, तो नहीं हुआ था चूँकि सारे हुए थे, इसलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो ये गंडमक की संधि के साथ जो है यह युद्ध जो समाप्त हुआ था, यह युद्ध था दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध ये 1878 से लेकर के 1880 तक चला था, और ये शुरू हुआ था किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था, इसी के समय में। ठीक है ना। चलिए बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। लोटा विद्रोह कहाँ पर हुआ था बिहार में, तो याद रखेंगे 1856 में ये हुआ था। क्यों हुआ था, तो चूंकि मुजफ्फरपुर के जो जेल के कैदी थे उनको पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। देखिए फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए। इतना भी अगर नहीं कर सकते तो सीधे यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, सक्सेस केंद्र बिहार दरोगा घटना चक्र लिख दीजिएगा, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। देखिए नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में से कौन शामिल नहीं था। नेहरू रिपोर्ट आपको याद होगा 1928 में तैयार किया गया था। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, सचिव जवाहरलाल नेहरू थे, और इसमें अन्य सदस्य जो थे ये अली इमाम थे, तेज बहादुर सापरू थे, उसके बाद मंगल सिंह थे, MS अणे थे, सुभाष चंद्र बोस थे, शुएब कुरैशी थे, और GR प्रधान थे। तो इसमें एनी बेसेंट नहीं थी। ठीक है ना। निम्न में से किससे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो माना जाता है ये विवियन डेरेजियो को माना जाता है। अच्छा, महात्मा गांधी जी ने किसको राष्ट्रकवि कह करके संबोधित किया था, तो मैथिली शरण गुप्त को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी, बताएंगे।
मराठा और केसरी का प्रकाशन भी इन्होंने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इन्होंने मांडले जेल से किया था, ये गीता रहस्य पुस्तक का रचना। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? अब देखिए, एस्चुरी और डेल्टा, जितने भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो सारे डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर एस्चुरी नहीं बनाती है, तो ये महानदी हो जाएगा। बाकी नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, खास करके नर्मदा और ताप्ती प्रश्न में पूछा जाता है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे डेल्टा का निर्माण करते हैं। चलिए, उसके बाद गोदावरी, कावेरी सब डेल्टा का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी के उदाहरण पूछा गया तो देखिए, दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास और रीवा के पठार पर बहने वाली जो नदी है यह अध्यारोपित नदी के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको, दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास और रीवा के पठार पर बहने वाली नदी अध्यारोपित नदी के उदाहरण हैं। कौन सा इसमें से लैगून झील नहीं है? झील लैगून नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से अगर बात करें तो पेरियार नहीं है, पेरियार या लैगून झील नहीं है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून की, तो इसकी जो प्रवाह की दिशा है ना, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है ये किस मानसून से होती है, ये भी आप याद रखेंगे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर सेशन के एंड में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? वैसे तो आपको पता है सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है और न्यूनतम घनत्व शनि ग्रह का है, लेकिन ऑप्शन में पृथ्वी नहीं है, इसीलिए शुक्र दूसरे नंबर पर है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से शुक्र हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो ये आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, इन सब से होकर के गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये किलाऊ है, जिसका मुख किला जैसा है। तो इस तरह से ट्रिक याद रखेंगे, जिसका मुख कैसा है? किला जैसा है, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा सक्रिय है। निम्न में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? तो गोल्डन फ्लीस कहा जाता है ये ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्री बल सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्री बल सर्वाधिक होता है? तो ये विषुवत रेखा पर होता है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना को कहाँ लगाया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। चलिए, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध जो है यह किससे है? तो याद रखेंगे, जनसंख्या नीति से है। जनसंख्या नीति से 2000 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती हैं? देखिए, इसमें मुद्रास्फीति भी होती है और मंदी भी होती है, दोनों कंडीशन होते हैं, दोनों सिचुएशन होता है, और इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या कहा जाता है? इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद देखिए, वैधानिक तरलता अनुपात SLR, SLR को अंग्रेजी में कहा जाता है क्या? तो स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? तो ये SLR जो होता है यह जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिससे वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूति के रूप में जमा करना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये राइट आंसर 40% होगा इसका। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? समाजवादी समाज की स्थापना करना यह दूसरे पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था। दूसरा पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसी
अवधि इसकी 56 से लेकर के 1956 से 61 तक थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में याद रखेंगे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो ये दोनों जो हैं यह राज्य सूची के विषय है, राज्य सूची का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि अस्थाई मितव्ययिता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? अस्थाई मितव्ययिता समिति के नाम से जाना जाता है प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है ना, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा से, पहले लोकसभा से जान लीजिए 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें जो है प्राक्कलन में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? अच्छा, राष्ट्रीय गीत क्या है पहले ये मुझे बताइए। तो राष्ट्रगान जन गण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को दोनों को स्वीकृति प्रदान किया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, राष्ट्रध्वज को 12 जुलाई 1947 को स्वीकृति दी गई थी। उद्देशिका का विचार यानी कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो प्रस्तावना लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है ना। और प्रस्तावना की अगर भाषा पूछेगा तब ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है ना, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए, भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिएगा सही नहीं पूछा गया है, तो मैं सही नहीं सीधे बता देता हूँ। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, नहीं ऐसा नहीं है, 14 दिन पहले सूचित किया जाता है, तो यही वाला जो है गलत है। बाकी सारे सही हैं, एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, पढ़ लीजिए, बाकी सारे सही हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो यह समिति कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, यह समिति थी जीवी के राव समिति। इसका गठन 1985 में किया गया था, जीवी के राव समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। पहले एक ही था, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। इसका गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है इसको अलग अलग किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है ना, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? अच्छा, शास्त्रीय भाषा 6 हैं, 6 शास्त्रीय भाषा है। सबसे पहला तमिल है, याद रखेंगे, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ठीक है ना, इसमें से आपका बांग्ला नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखिएगा पिछड़ा आयोग जिसका संविधान में वर्णन है, ठीक है ना, चुनाव आयोग भी है। अच्छा, नीति आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो नहीं पूछा गया है, तो एक और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? बताएंगे। राज्य के जो विधानसभा है उसका चुनाव जो होता है, निर्वाचन, उसका संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा ये गुजरात में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया था 1957 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1957 में। उसके बाद देखिए, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक के लेखक हैं भर्तृहरि, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर देखिएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस जो है यह 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भी याद रखेंगे, 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, ठीक है ना, तो 1, 3 और 4 याद रखेंगे। नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? नहरों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। और नदियों की भूमि या नदियों का देश जो है
यह कहा जाता है बांग्लादेश को। नदियों की भूमि पूछे या नदियों का देश पूछे, ये बांग्लादेश को। नहरों का देश पाकिस्तान को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में स्थित जो है इंद्रावती है, कांगेर घाटी है, गुरु घासीदास है। मुकुर्ती नहीं है, मुकुर्ती जो है ये तमिलनाडु में है। मुकुर्ती कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? जैव निम्नीकृत का उदाहरण इसमें से जो है प्लास्टिक नहीं है। कौन सा नहीं है? प्लास्टिक नहीं है, ये अजैव है, ठीक है ना। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पहले ये जान लीजिए कब पारित किया गया था, 1981 में। अच्छा, एक है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, सब याद रखेंगे। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी जो है ये कहाँ पर है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में है। सोनारा 64 जो है यह किस फसल की किस्म है, वैरायटी है? तो यह गेहूं की है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए, जब दो अस्थि आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको लिगामेंट स्नायु कहा जाता है। और अस्थि और मांसपेशी जुड़ता है उसको टेंडन कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण कौन सा है? उपार्जित लक्षण वैसे होते हैं जो आपको जेनेटिक रूप से नहीं मिले होते हैं, अनुवांशिक रूप से प्रदान नहीं होते हैं, उसी को उपार्जित कहा जाता है। तो वजन का जो है, शरीर का वजन जो है ये घटना बढ़ना, ये उपार्जित लक्षण है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है यह जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। चलिए, फसलों पर डीडीटी का छिड़काव जो है क्या प्रदूषित करता है? तो डीडीटी जब छीटेंगे तो एक तो मिट्टी का प्रदूषण हो जाएगा, फिर ये वायु भी प्रदूषित करता है और साथ साथ जल भी प्रदूषित होता है, तो तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे साल्मोनेला जो है ये टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफिस, ये कुष्ठ गलत दिया गया है, तो यही जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी प्लाज्मोडियम, मलेरिया, बैसिलस, पेस्टिस, प्लेग, विब्रियो, कोलेरा, हैजा, ये सारे सही दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए, अंडा देने वाला स्तनधारी, तो अंडा देने वाला स्तनधारी का नाम याद रखेंगे। एक तो आपका प्लेटिपस है, प्लेटिपस, ठीक है ना, प्लेटिपस, और एक एक्डीना, ये अंडा देने वाला स्तनधारी हैं, ठीक है ना। चलिए, दोनों नाम याद रखेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये आपको भली भांति पता है, छोटी आंत में। कहाँ पर फ्रेंड्स? तो ये छोटी आंत में होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना। छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो फ्रेंड्स, यह जो होता है यह अर्धसूत्री विभाजन है, जिसको कि मियोसिस कहा जाता है। यह एक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसमें संतति कोशिका में मूल कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या घट करके आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है और एक कोशिका को 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। जिन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है उन्हें अर्धसूत्राणु कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनमें गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका प्रतिबिंब फ्रेंड्स कैसा होगा? तो याद रखेंगे, इसका प्रतिबिंब जो होगा यह आभासी और सीधा होगा। तो यहाँ पर सीधा दिया गया है, ठीक है ना, और आभासी होगा, वास्तविक नहीं, आभासी होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपको पता है भली भांति संवेग संरक्षण पर। तो यहाँ पर संवेग नहीं दिया गया, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत अपघट्य के रूप में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का वोल्टीय सेल में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा सहायता किसकी होती है? द्रव का गाढ़ापन जो होता है ना, यही सहायता का गुण होता है। सहायता जो होता है सबसे ज़्यादा इसमें शहद का होगा, फिर रुधिर का होगा, फिर जल का, फिर वायु का। तो शहद इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श तरल पदार्थ की सहायता कितनी होनी चाहिए? तो ये 0 होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या, 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 18, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, तीनों रूप में अधातु होते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा, और द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन है, आपको पता है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसमें से देखिए प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है ना। टाइटेनियम नहीं है। यूरिया का सूत्र क्या है? तो यूरिया का सूत्र आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, क्या पढ़ा होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से आसानी से इसका आंसर टिक कर लेंगे। आपने पढ़ा है NH2CO NH2, यहीं पढ़ा है ना यूरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए NH2 दो बार है और देखिए CO है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन बनाई जाती है, नायलॉन जो है यह बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि का चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जी नहीं, यही गलत दिया गया, क्योंकि आपको पता है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ठीक है ना। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, तो जब गमन ही नहीं करेगी तो फिर वहाँ पर चाल कैसे हो जाएगा इसका? तो ये गलत है, तो यही जो है गलत दिया गया। बाकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये भी सही है, तो गलत ऑप्शन ए होगा। चलिए, एक विद्युत जनरेटर जो है जनित्र जो है रूपांतरित करता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर उल्टा करता है इसका। चलिए, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? फंडामेंटल यूनिट कौन सा इसमें से नहीं है? तो आपको याद होगा टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। कौन कौन से? तो जरा उंगली पर काउंट करेंगे। एक मीटर, फिर किलोग्राम, फिर तीसरा सेकंड, चौथा केल्विन, पांचवा कैंडेला, छठा एम्पियर और सातवां मोल। इसमें ओम नहीं है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो यह अनुमान 7,06,845 करोड़ रुपया, ठीक है ना। चलिए, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला स्थान है। चलिए, दूध उत्पादन में अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2023 के अंत तक भारत विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था? तो फ्रेंड्स, ये कितना रहा था? तो ये 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। चलिए, उसके बाद देखिएगा, और 100 बिलियन डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश है भारत, विदेशी प्रेषण, ठीक है ना। फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम बैठक का, तो G20 2023 में भारत में हुआ था। ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, यह आपका बेंगलुरु हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना शुरू किया है? जो यंग लेखक हैं उनको प्रेरित करने के लिए, तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये 16 दिसंबर, अच्छा 16 जनवरी, नॉट दिसंबर, 16 जनवरी। 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस, आपको याद होगा। 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका दिवस, ठीक है ना। और 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, ठीक है ना। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, 30 जनवरी पराक्रम दिवस, 16 जनवरी भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है? अब यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन नार्कोस, उपलब्ध और आहट, ये तीनों जो है रेलवे बल के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैनग्रोव वन, कल ही बताया था, सर्वाधिक मैनग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, लेकिन पूछा गया मैनग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह उड़ीसा है वृद्धि करने वाले में, और सबसे ज़्यादा वैसे पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? ये मैंने ऑलरेडी नाम बता दिया था मैंने आपको, कदमत हो जाएगा 2022 में, ठीक है ना, लक्षद्वीप का। देखिए, किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
27 मिस्र में किया गया था। 28 कहाँ पर होगा? 28 जो होगा ये दुबई में होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए 83 नंबर है कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे कैबिनेट सचिव राजीव गाबा सही है, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा सही है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला सही है, राजस्व सचिव सुनील वर्णवाल ये गलत दिया गया है। राजस्व सचिव कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं, याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी जो है यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 131वां है, 131। पहले स्थान पर सिंगापुर है और सबसे आखिरी में नॉर्थ कोरिया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो ये 51.91% बीपीएससी में पूछा जा चुका है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? बिहार से 3 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है और टोटल 106 लोगों को दिया गया 2023 में, जिसमें से 6 जो है पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। सबको जोड़ दीजिए, देख लीजिए 106 आ जाएगा। देखिए 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार से किस फिल्म को नवाजा गया है? तो याद रखेंगे इसका नाम है सोराबाई पोट्टू, ठीक है ना, ऑप्शन सोराराई पोट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। इंदौर में मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसमें चीफ गेस्ट थे, गुयाना के राष्ट्रपति। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना जो है ये उड़ीसा का है। द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है बिमल जलान ने। किसने लिखा है? बिमल जलान ने लिखा है। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो यह राज्य महाराष्ट्र होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यह लॉन्च किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 का जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। चलिए हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक में किया है। 95 प्रश्नों में से अपना स्कोर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ कि मैथ वाले प्रश्नों का आंसर फटाफट आपको मैं 60 ग्राम हो जाएगा बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 5 हो जाएगा डी। इसका देख लीजिए 98 का 113 हो जाएगा। 99 का देख लीजिएगा 10:12:15, 10:12:15 और 100 का mn हो जाएगा।